हेलो फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर से उपस्थित हूँ कहानी तुम सा कोई नहीं का अगला भाग लेकर। इसके पहले भी 14 भाग अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ एक बार मेरे चैनल पर जाकर अवश्य देखें। अर्नब ने कहा, आप बैठ रही हैं या मैं अपना तरीका आजमाऊँ? तब अदिति चुपचाप कार में बैठ गई। दूसरी तरफ से अर्नब भी बैठा और कार ड्राइव करने लगा। वह सिर झुकाए चुपचाप बैठी हुई थी। बहुत रोना आ रहा था, पर रोक कर उसके सामने खुद को कमज़ोर नहीं दिखाना चाह रही थी। मन में बेहद गुस्सा भरा हुआ था, पर किसके लिए, किसके प्रति, वो भी समझ नहीं पा रही थी। सच में वह बेवकूफ़ है। थोड़ा सा कोई हंस के बात कर ले, प्यार से बात कर ले तो उसकी बातों में आ जाती है। अब तक खाए धोखे से तो उसे समझ जाना चाहिए था कि कोई अपना नहीं होता, किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। पर फिर भी इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी? और इस बार तो पहले से भी ज़्यादा बुरी फंसी हूँ। निकलने का तो कोई रास्ता नहीं दिख रहा। अर्नब चुपचाप कार ड्राइव कर रहा था, पर बीच बीच में तिरछी नज़रों से उसकी तरफ देख भी रहा था। वह तेज़ी से कार लेकर सीधा अपने होटल में गया और कार से उतरकर दूसरी तरफ जाकर डोर खोलते हुए बोला, निकलिए आप भी। पर अदिति वैसे ही बैठी रही। उसने दोबारा कहा, पर फिर भी नहीं उतरे। तो उसने कहा, आपको सुनाई नहीं दिया? मैंने कहा उतरिए। तब वह चुपचाप कार से उतर गई। कलेजा धक धक हो रहा था, डर के मारे गला सूख रहा था, हाथ पैर ठंडे पड़ रहे थे, पर फिर भी वह सामान्य दिखने की कोशिश कर रही थी। फॉलो मी। वह सर झुकाए उसके पीछे चलने लगी। होटल के अंदर जाते ही वहाँ काम करने वाले सारे कर्मचारी आश्चर्य से उन दोनों को देखने लगे। एक दो कर्मचारियों ने आंखों में इशारा किया और धीरे से कहा, दिया मैडम के जाने के बाद पहली बार सर दूसरी लड़की के साथ दिखे हैं और इस होटल में लाए हैं। हाँ यार, पूरी ज़िंदगी बची है, आखिर कब तक सिंगल रहते? अर्नब ने दोनों की बातें करते देख लिया और ज़ोर से डपट दिया, तुम लोगों के पास कोई काम नहीं है? नहीं काम है तो छोड़ दो जॉब। इस तरह बैठे रहने के लिए पगार नहीं मिल रहा है तुम लोगों को? सुनकर सबकी नज़रें नीची हो गई। वह होटल के एक कमरे में गया, पर अदिति एक बार फिर पीछे रह गई। वह कमरे के अंदर नहीं जा रही थी। अपने पीछे जब अदिति को आते नहीं देखा तो उसने मुड़कर कहा, अंदर आइए अभी। उसका कलेजा मुंह को आने लगा, आंखों से आंसू बह गए, मन में बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे। वह ना में सिर हिलाने लगी। काफ़ी रात हो रही थी। ज़्यादा समय नहीं है मेरे पास तो नखरे कम कीजिए। जल्दी अंदर आइए। अब यहाँ से भागने का आप सोच भी नहीं सकती, और अगर सोच भी रही हैं तो भी कुछ नहीं हो सकता, बस सोच कर ही रह सकती हैं। अदिति के कदम इतने बोझिल हो गए थे कि उठ नहीं रहे थे। वह कई बार होटल के अंदर कदम रखने को पैर उठाती और फिर वापस पैर खींच लेती। यह देखकर अर्नब उसकी बाह पकड़ झटके से कमरे में खींच लिया और डोर बंद कर दिया। किसी अनहोनी को सोचकर अदिति मुंह में दुपट्टा डालकर खूब ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और ना में सिर हिलाने लगी, परंतु अर्नब ने उस पर ध्यान नहीं दिया। वह अपने साथ एक पैकेट लेकर आया था। वह अदिति को थमाते हुए कहा, इसमें कपड़े हैं, चेंज कर लीजिए और साथ में बाकी जो भी चीज़ें हैं पहन कर रेडी हो जाइए जितनी जल्दी हो सके, और रेडी होने के बाद मुझे फ़ोन कीजिए, मैं बाहर वेट कर रहा हूँ। और हाँ, मैं जब आऊँ तब यह आंसू दिखने नहीं चाहिए। वैसे दिखेगा भी तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आंसू बहाते बहाते जब थक जाओगी तब अपने आप चुप हो जाओगी। बोलकर वह कमरे से बाहर निकल गया। अदिति ने वह पैकेट लिया और उसके जाते ही झट से दरवाज़ा बंद किया। वह झटपट आंसू पोंछकर कमरे में चारों तरफ नज़र दौड़ाने लगी। होटल का यह एक बड़ा कमरा था जिसमें सारे सुख सुविधाएं थीं। शायद अर्नब स्पेशली अपने लिए रखा था। तभी उसकी नज़र हवा में धीरे धीरे हिल रहे महंगे पर्दे पर गई। वह भागकर वहां गई तो यह एक बालकनी थी जिसमें फुल विंडो था। वह खुश हो गई और तुरंत खोलकर नीचे झांक कर देखा तो वह सन्न रह गई। वह होटल के फर्स्ट फ्लोर पर ही थी।
पर खिड़की में पूरा महीन तार लगा हुआ था जिससे उतरना पॉसिबल नहीं था और नीचे गार्ड सब खड़े थे जहाँ से निकलना भी नामुमकिन था। अपने सामने कोई उपाय नहीं देख अदिति चुपचाप उसके कहे अनुसार करने के लिए रेडी होने लगी। तभी उसकी नज़र दूसरे विंडो पर गई जो छोटी थी थोड़ी, पर उससे आसानी से बाहर निकला जा सकता था। उसने विंडो से नीचे झांक कर देखा तो वो भी पीछे की तरफ निकलती थी। उधर भी मेन रोड था पर वहाँ गार्ड्स नहीं थे। अदिति ने राहत की सांस ली और मन ही मन कहा, तू डाल डाल तो मैं पात पात, मैं भाग कर रहूँगी, तुम्हारे चंगुल से छूट कर आज़ाद होकर रहूँगी, मन में बोला और धड़ाम से विंडो से बाहर कूद गई। भले ही फर्स्ट फ्लोर था लेकिन ऊंचाई तो थी और नीचे पक्की फर्श थी तो उसे बहुत जोर की चोट आई। दोनों हाथों में तो चोट लगी ही, दोनों घुटने जमीन पर लगे तो वहाँ भी भयंकर चोट लगी और मुंह से आह निकल गई। लगता है ज़्यादा ज़ोर से चोट लगी। देखिए कहीं हाथ पर फ्रैक्चर तो नहीं हुए या कहीं स्किन छिल तो नहीं गया। फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आऊँ? नहीं नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं होगी। अपने दोनों घुटने को देखते हुए अदिति के मुंह से अनायास निकल गया। फिर आवाज़ को गौर करते हुए सर उठाकर देखा तो उसके हाथ पैर फूलने लगे। सामने और कोई नहीं, अर्नब खड़ा था। अदिति के मुंह से एक आवाज़ नहीं निकली। वह थूक निगलते हुए अर्नब की तरफ देखने लगे। बार बार मना करता हूँ, उसके बावजूद आप क्यों यह करती हैं? नहीं भाग पाएंगी। फिर अपने घड़ी की तरफ देखते हुए कहा, बहुत लेट हो रहा है, 5 मिनट के अंदर रेडी होइए वरना। अदिति ने तुरंत उसकी तरफ नज़र उठाकर देखा। वरना यह कि तब मैं आपको रेडी करूँगा, मंजूर है? अदिति तुरंत होटल के कमरे की तरफ तेज़ तेज़ कदमों से बढ़ गई। 1 मिनट, आप मेन रोड से कैसे जाएंगी? वह तो अंदर से लॉक है, कैसे खुलेगा? अदिति सकपकाकर वहीं खड़ी रह गई। लीजिए मेरे पास चाबी है, इससे डोर खोलिए और जल्दी से रेडी हो जाइए। अदिति ने चाबी ली और झटपट डोर खोलकर कमरे में गई और फिर से डोर बंद कर लिया। लगता है इस बार भगवान भी साथ नहीं है, वो भी नहीं मुझे इसके चंगुल से उबारना चाहते हैं। चलो अब जो होगा देखा जाएगा, इसकी बात मानने के अलावा कोई उपाय भी नहीं है। तब उसने पैकेट खोलकर देखा तो उसमें लाल रंग की एक साड़ी थी, एक चैन और लाल रंग की चूड़ी थी। वह चुपचाप पहन कर बैठ गई। इधर दूसरे कमरे में अर्नब बैठा कुछ सोच रहा था। अनायास दिमाग पिछले यादों में खो गया। अनु सुन रहे हो तुम? देखो मैं अभी से बोल रही हूँ। अपनी शादी में संदीप खोसला का डिजाइन किया हुआ लहंगा लूँगी मैं। बेड पर लेटी दिया फ़ोन चलाते हुए बोल रही थी। अरे सुना तुमने? क्या हूँ कर रहे हो? तुम मेरी बात सुन भी रहे हो या सिर्फ लैपटॉप और फाइल में नज़रें गड़ाए हो? हाँ सुन रहा हूँ मेरी जान, तुम बोलो तो। अर्नब लैपटॉप में नज़र गड़ाए हुए ही बोला। दिया समझ गई वह मेरी बातें नहीं सुन रहा है। वह मोबाइल साइड में रखी और उठकर बैठते हुए कहा, अच्छा चलो बोलो, मैंने क्या कहा तुम्हें? अब अर्नब ने उसकी तरफ देखा। वह वाकई नहीं सुना था। दिया ने उसे क्या कहा था, क्या पूछा था? ऐसे मेरा मुंह क्या देख रहे हो? चलो बोलो, मैंने क्या कहा तुम्हें? यही कि कल तुम्हें हॉस्पिटल लेकर जाना है चेकअप के लिए। दिया ने अपना सिर पीट लिया। वह गुस्से में बेड से उतरी और सारी फाइलें इधर से उधर कर दिया। लैपटॉप हाथ में ले लिया और कहा, फेंक दूंगी इसे। तुम सारा दिन बस इसी में घुसे रहते हो, अपने बिजनेस में, अपने काम में। ज़रा भी ध्यान मुझ पर नहीं है। शादी से पहले यह हाल है तो शादी के बाद क्या होगा? कैसी बातें कर रही हो? अपने काम के साथ साथ तुम पर भी पूरा ध्यान है मेरी जान, ऐसा मत बोलो। क्यों नहीं बोलूं? अभी अभी तुम्हें क्या कहा मैंने वह याद नहीं? अरे ज़रा एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है 2 दिन बाद इंटरनेशनल क्लाइंट के साथ, तो वही देख रहा था, इसलिए ध्यान नहीं दिया। बोलो ना मेरी जान, क्या बोल रही थी? अर्नब ने उसे अपनी गोद में बिठाते हुए कहा, मैं बोल रही थी कि अपनी शादी में अबू जानी संदीप खोसला से अपनी वेडिंग ड्रेस डिज़ाइन करवाऊंगी। ठीक है, और कोई बात? और भी बहुत बातें हैं, तुम सुनोगे तब ना।
मैं सुनूंगा, सब सुनूंगा, और सिर्फ तुम्हारी ही सुनूंगा। आखिर इकलौती तुम ही तो हो मेरी लाइफ में। कहाँ दो चार और है जो मेरा ध्यान इधर उधर जाएगा। बोलकर अर्नब हंसने लगा तो दिया ने एक मुक्का छाती पर मार दिया। दोबारा ऐसी बातें मुंह से निकली तो सच्ची बोलती हूँ, मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा। मैं तुम्हारी लाइफ में इकलौती थी, हूँ और रहूँगी। समझे तुम? तो दूसरी को लाने और मेरी जगह देने की सोचना भी मत कभी। अरे मेरी जान, क्यों इतना नाराज़ हो रही हो? मैं तो बस मजाक कर रहा था। तुम्हारे अलावा किसी के बारे में मैं सोच भी नहीं सकता। बोलते हुए अर्नब उसके बेबी बम पर अपने होंठ फिराने लगे। मैं तो बोल रहा था कि चौथा महीना लग ही गया है तुम्हारा। 5 महीना और रुक जाते हैं, फिर जब हमारा बेबी आ जाएगा तब हम शादी करेंगे। अरे हमारे फेरे और फ़ोटो में हमारे बच्चे भी रहेंगे, ताकि कल को फ़ोटो देखे तो उसे भी लगे कि मम्मी पापा की शादी में हम भी थे। कैसे बेशर्म हो तुम, ज़रा भी शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए। यह तो शादी से पहले यह कांड करके बैठे हो, अब चाहते हो मैं इसके दुनिया में आने के बाद शादी करूं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे इसी महीने में शादी करनी है। एक तो वैसे ही दिन पर दिन मेरा वज़न बढ़ रहा है, पूरा महीना आते आते और बहुत ज़्यादा मोटी हो जाऊंगी। फिर कितना भी वेट लॉस करूंगी वह फिगर नहीं आएगा जो मैं चाहती हूँ। अच्छा ठीक है, जैसा आप चाहेंगे वैसा होगा, पर फ़िलहाल सिंपल सादे तरीके से और बेहद कम गेस्ट को बुलाकर हम शादी करेंगे। तुम अच्छे से बच्चे को जन्म दे दो, उसके बाद हम बड़ी पार्टी रखेंगे, रिसेप्शन रखेंगे। सुनकर दिया ने मुंह बना लिया। तब अर्नब ने उसका चेहरा अपने हाथों में लेते हुए कहा, ऐसे मुंह मत बनाओ बच्चा, आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती इसलिए बोल रहा हूँ। तब दिया ने हाँ में सिर हिला दिया और अर्नब के गले से कसकर लग गई। ओहो, इतना प्यार! जाइए बेड पर आराम कीजिए और मुझे भी काम करने दीजिए, नहीं तो इस तरह आप चिपकती रहीं तो मेरा मूड बदल जाएगा और फिर कुछ होगा भी नहीं। दिया उससे अलग होकर उसकी आंखों में शरारत भरी नज़रों से देखा और तुरंत आगे बढ़कर अपना होंठ उसके होंठ पर रख दिया। फिर कुछ देर बाद अलग होते हुए बोली, चाहे कुछ भी हो जाए मेरी जगह किसी को मत देना कभी। अरे क्यों इतना सीरियस हो रही हो? मैं बस मजाक कर रहा था। वो तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता, कोई नहीं आएगी, एक ही इनफ है, दो दो नहीं संभाल सकता मैं। तब दिया हंसते हुए उसका गाल खींच लिया और बेड पर चली गई और बेड पर लेटे हुए कहा, बहुत क्यूट हो तुम, सच्ची। आई लव यू टू जान। बोलकर मुस्कुराते हुए अर्नब अपने काम में लग गया और दिया सो गई। और तभी कानों में आवाज़ गूंजी, अर्नब अर्नब बचा लो मुझे। सुनकर वह चिहुक गया और अपनी यादों से बाहर आया। आंखें आंसुओं से भीग चुकी थी। नहीं, यह मैं क्या करने जा रहा हूँ? अपने दिया को चीट करने जा रहा हूँ? नहीं नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए किसी और को मैं अपनी लाइफ में नहीं ला सकता। मैंने प्रॉमिस किया था, उसकी जगह मैं किसी और को नहीं दे सकता तो नहीं दूंगा, कभी नहीं, किसी को भी नहीं। लेकिन दादाजी की जिद अरमान वह कैसे पूरे होंगे? हाँ होगा, ज़रूर होगा। मन में बोलते हुए उसने घड़ी की तरफ देखा तो बहुत देर हो गई थी। अरे अब तक तो वह तैयार हो गई होगी, जाकर देखूं मैं। मन में बोलते हुए रूम का दरवाज़ा नॉक किया तो अदिति उठी और धीरे से दरवाज़ा खोल दिया। और तभी अचानक दोनों की नज़रें मिल गई। अदिति ने तुरंत नज़रें नीची कर ली, पर अर्नब की नज़रें उस पर ठहर गई। वह कुछ देर तक देखता ही रह गया। सिंपल सी साड़ी चूड़ी बिंदी में भी वह गजब की खूबसूरत लग रही थी, लेकिन चेहरे पर जरा भी दुल्हन वाली नूर नहीं थी, रौनक नहीं थी। वह बेहद उदास और मजबूर लग रही थी। उसे इस तरह देखकर अनुभव का दिल रो पड़ा। ओह गॉड, मैं क्या करना चाह रहा था और क्या कर दिया। सही कहा मिस्टर खन्ना ने, जिस पर मेरी परछाई पड़ जाए उसका बर्बाद होना तय है। 2 दिन पहले तक हंसती खिलखिलाती कितनी प्यारी लग रही थी, और आज देखो किस तरह मजबूर है, एक शब्द बोल भी नहीं पा रही। आप तैयार हो गई? बोलकर वह अंदर आया और बोला, उस पैकेट में फूल के 2 माला भी था, निकालिए उसे। अदिति एक बार फिर थूक निगलते हुए कांपते हाथों से फूल का माला निकाल कर लेकर आ गई। हाँ,
एक आप लीजिए और एक मुझे दीजिए। तब अदिति ने एक माला अपने पास रखा और एक उसके हाथों में थमा दिया और वह सर झुकाकर खड़ी हो गई। अर्नब ने अपने हाथ का माला खुद ही अपने गले में डाल लिया, पर अदिति ने उसे ऐसा करते हुए नहीं देखा। वह सर झुकाकर खड़ी थी। चलिए आप भी अपना माला पहन लीजिए। तब अदिति ने नज़र उठाकर अर्नब की तरफ देखा और उसे अपने गले में माला पहने देखकर चौंक गई। हाँ, खुद ही पहन लीजिए। अदिति कुछ समझ नहीं पा रही थी। अरे आपके कान सही सलामत तो है ना? मैंने कहा माला पहनिए तो पहन लीजिए। बहुत देर कर दी है आपने पहले ही, अब और देर मत कीजिए। अदिति ने फूल का माला अपने गले में डाल लिया। फिर अर्नब ने अपने पॉकेट से एक छोटी सी डिब्बी निकाली और अदिति की तरफ बढ़ाते हुए कहा, लीजिए अपनी मांग भर लीजिए। वह चौंक गई। भला मैं खुद कैसे मांग भरूं? घबराइए मत, यह सिंदूर नहीं, गुलाल मात्र है, हल्का सा लगा लीजिए। दादू इतना नोटिस करेंगे नहीं, बाकी को पूछने की हिम्मत नहीं। अदिति एक बार फिर गुमसुम खड़ी रह गई। अरे जल्दी से लगाओ, मैंने शादी की बात क्या कह दी? तुम तो सपने देखने लगी। खुद को इतना खुशकिस्मत मत समझो कि अर्नब सिंघानिया से तुम्हारी शादी हो जाए, और मुझे इतना बदकिस्मत भी मत समझो कि मैं तुमसे शादी कर लूँ, तुम मेरी पत्नी बन जाओ। अदिति को सुनकर थोड़ी राहत मिली। फिर मन ही मन बोले, शादी नहीं करनी थी तो फिर शादी का नाटक क्यों? झूठी दुल्हन क्यों बनूं? मैं यूं ही चली जाती। क्या हुआ, क्या सोच रही हो? शायद यही कि जब शादी नहीं करनी थी तो फिर यह सब क्यों? तो इसलिए कि आपको मेरे घर में मेरी पत्नी बनकर रहना पड़ेगा। आपको दिखाना है कि आप मेरी पत्नी हैं, पर वास्तव में आप एक केयर टेकर का काम करेंगी और समय समय पर आपका पेमेंट मिल जाएंगे। और हाँ, यह बात घर में किसी को भी खबर नहीं होनी चाहिए, खासकर दादाजी को। सुनकर अदिति ने राहत की सांस ली और तुरंत हाँ में सिर हिला दिया। फिर उसने तुरंत गुलाल की डिब्बी खोली और हल्का सा गुलाल वह मांग के नीचे ही लगा लिया। चलिए आइए मेरे पीछे, बोलकर अर्नब निकल गया तो अदिति भी उसके पीछे हो चली। लेकिन अर्नब तुरंत रुक गया और बोला, पीछे नहीं, बगल में आइए और अपना हाथ मेरे हाथों में दीजिए। अदिति ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, पर अर्नब जैसे ही पकड़ने लगा तो उसने तुरंत हाथ पीछे खींच लिया। अरे अपना हाथ दीजिए और टेंशन मत लीजिए और ना ही खुश होइए। मुझे कोई शौक़ नहीं है आपका हाथ पकड़ने की। यहाँ पर सारे स्टाफ हमें ही देखेंगे और तब उन सबको कुछ भी गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। अदिति ने हाँ में सिर हिला दिया और अपना हाथ अर्नब के हाथों में दे दिया। अर्नब ने उसका हाथ थाम लिया और होटल से निकलने लगा। सारे स्टाफ कर्मचारी आश्चर्य से दोनों को देखने लगे। चेहरे पर स्माइल रहे। अर्नब ने जैसे कहा तो अदिति हौले से मुस्कुरा उठी। तभी अर्नब सारे स्टाफ को डपटते हुए कहा, यह बातें मीडिया में नहीं आनी चाहिए, वरना तुम लोगों की खैर नहीं। सबने अपना सिर झुका लिया। वह कार में बैठने लगी। तभी एक बार फिर कहा, देखिए हो सकता है वहाँ पर एक आध रस्में होंगी, जैसे गृह प्रवेश और मुँह दिखाए जैसे, तो शांत रहिएगा। पर हाँ, वहाँ से भागने की कोशिश करेंगी आप तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बहुत बख्श दिया अब तक आपको, अब और नहीं। अदिति ने हाँ में सिर हिला दिया। फिर वह दोनों कार में बैठे और घर के लिए विदा हो गए। घर पहुँचते पहुँचते लगभग आधी रात बीत चुकी थी। अर्नब ने कार से उतरने से पहले कुछ मिनट पहले ही चुपचाप हरी काका को फ़ोन किया तो उनके साथ आशा जी भी तुरंत आरती की थाली लेकर आए। आरती उतारी, फिर चावल भरा कलश रखने लगे तो अर्नब ने कहा, काकी हटाइए इसे, यह सब करने की ज़रूरत नहीं, मुझे बहुत नींद लगी है और भूख भी, बोलकर अदिति का हाथ थामे अंदर आ गया। हम दादू से आशीर्वाद लेने जा रहे हैं, तब तक कुछ हल्का सा बना दीजिए, हम दोनों खा लेंगे। जी बाबू, आप कमरे में जाइए, मैं अभी कुछ हल्का फुल्का बना कर लाती हूँ। अर्नब ने हाँ में सिर हिलाया और अदिति का हाथ थामे हुए दादू के कमरे की तरफ बढ़ गया और फिर धीरे से कहा, याद रहे मैंने कहा था दादू से हंसकर बात करनी है, जैसे उस दिन बात कर रही थी, उन्हें जरा भी डाउट ना हो। अदिति ने हाँ में सिर हिला दिया और दोनों दादू के कमरे की तरफ बढ़ चले।
दोस्तों कहानी आगे जारी रहेगी। प्लीज़ तब तक अपना साथ बनाए रखें और चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे ज़रूर सपोर्ट करें। बहुत जल्द मैं इसका अगला भाग अपलोड करूँगी। थैंक यू।